याद है ना आपको जब अडानी ने सामने आकर कहा था कि ये मुझ पर नहीं देश पर हमला है। हम उस दिन से ही कह रहे थे कि जिस हिसाब से अडानी एक के बाद एक स्ट्रेटजिक खरीद न सिर्फ अपने बल्कि देश के लिए भी कर रहा था, उस पर हमला होना ही था। इसके लिए बहुत समय से ही माहौल बनाए जाने लगा था। फिर टाइमिंग सेट की गई जब वो एफपीओ लाने वाला था। याद है ना आपको फिर कैसे आर्टिकल विदेशी अखबारों में छप रहे थे कि इतने बड़े हमले के बाद भी भारतीय बाजार कोलैप्स क्यों नहीं हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा था अडानी पर हमला भारतीय बाजार को बुरी तरह प्रभावित करेगा। राइटर्स लिख रहा था मगर बाजार को कुछ नहीं हुआ। इसके बाद इन लिब्रांडो और पप्पू जैसों का असली बाप सोरोस सामने आया, जो कहने लगा कि अडानी मामले के बाद मोदी की सत्ता कमजोर पड़ेगी। और कुल मिलाकर यही अल्टीमेट प्लान था। सोरोस कुछ नहीं, बस डीप स्टेट का मुखौटा है जो दुनिया को चलाने का काम करती है। इन लोगों को अमेरिका में तक ट्रंप नहीं पसंद तो दूसरे देशों में मोदी जैसे क्या पसंद आएंगे, जो नेशन फर्स्ट की पॉलिसी पर चलते हैं और कोई समझौता इन डीप स्टेट वालों से नहीं करते हैं। कोरोना में वैक्सीन लॉबी का उदाहरण ले लो या फिर रूस यूक्रेन में आयल लॉबी का, भारत ने अपना स्टैंड लेकर रखा। इसीलिए फिर सोरोस जैसे लोग काम पर लगाए जाते हैं जो बहुत ही बेरहम, अनैतिक और खतरनाक किस्म से डील किया करते हैं। इन जैसों का ज़मीर मर चुका होता है और फिर ये अपने जैसे ही मरे हुए ज़मीर के लोगों को ढूंढना शुरू करते हैं। इसमें सोरोस जैसों का भी फायदा हो जाता है, ना सिर्फ पैसों से बल्कि विचारधारा से भी। सोरोस जो दुनिया भर के मीडिया, एनजीओ, एक्टिविस्ट को फंडिंग करता है, उसकी विचारधारा देश तोड़ने वाली रही है। साथ ही वो किसी भी देश पर आर्थिक हमला कर पैसा बना अमीर हुआ है और वो खुद कहता है कि उसे इसका पछतावा नहीं है। आजकल बाइडेन प्रशासन में व्हाइट हाउस तक में घुसा हुआ है। ट्रंप दोबारा न लड़ पाए इसके लिए उस पर केस तक इसने अपने लोगों से लगा रखा है। भारत में भी यही वो सोरोस था जो अडानी के पीछे जो हिंडनबर्ग था उसकी फाइनेंसिंग कर रहा था। अकेले हिंडनबर्ग के बस में इतनी बड़ी शॉर्ट सेलिंग करना नहीं थी। आखिर $1 बिलियन जो उसने दुनिया में राष्ट्रवादी सरकारों को गिराने को रखे हैं, वो पैसा ऐसे ही तो आता है और फिर उन देशों के अंदर के नमक हरामों को वो उस पैसे से खरीदता है। इसी पैसों की खेप लेने फिर ये नमक हराम विदेशी दौरों पर जाते हैं, जिसमें फिर हवाला के जरिए वो पैसा या तो भारत आ जाता है या फिर विदेश में ही इनके किसी अकाउंट में जमा हो जाता है। बदले में फिर ये अपने बाप के लिए यहाँ हर वो काम करते हैं जो वो चाहता है, फिर चाहे वो देश में आग लगाना ही क्यों न हो। भारत में लिब्रांड और पप्पू जैसे भयंकर आर्थिक संकट में चल रहे हैं। इनके पास पैसा नहीं है अपने किसी भी एजेंडे को चला पाने के लिए, इसलिए जहां से पैसा मिले ये वहीं तेल चटाई बिछा लेट रहे हैं। इसके लिए मैं बार बार मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने नोटबंदी लगाई, जिस वजह से इन गद्दारों का सारा जमा किया हुआ डूब गया। इनकी शेल कंपनियां जिसके माध्यम से ये पैसा बनाते थे वो बंद हो गई। एफसीआरए कानून को कड़ा करने पर ये पैसा नहीं ला पा रहे हैं। पुराना विदेशी जमा पैसा भी इनका फंस चुका है, इसलिए इन्हें फिर से पैसा जमा करने की मशक्कत करनी पड़ रही है। लेकिन इनके पास ऐसी सरकारें नहीं हैं जो पैसा कमा कर दें। हाँ, वो अलग बात है कि समय समय पर समझदार जनता इन्हें कोई न कोई राज्य जिताकर दे रही है, जिससे इनका ऑक्सीजन सिलेंडर भरता रहता है, वरना अब तक ये बर्बाद हो चुके होते। इसी वजह से फिर ये किसी उद्योगपति पर हमला कर बाकियों को डराने का काम भी करते हैं कि हमें चंदा नहीं दिया गया तो हम किसी भी उद्योगपति को नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए न सिर्फ किसी उद्योगपति पर हमला होता है, बल्कि देश में ऐसा माहौल बनाया जाता है कि ये सब चोर होते हैं। उसके बाद उद्योगपति को ट्रेड यूनियन से डराया जाता है,
कि वो फैक्ट्री नहीं चलने देगी। दूसरी तरफ अपने गुंडों से उस उद्योगपति को नया प्लांट भी नहीं लगाने दिया जाता, जनता को भड़का कि ये प्रदूषण फैलाएगा या जमीन कब्जा रहा है। इस तरह ये दोनों तरह से उद्योगपति को टारगेट करते हैं, खासकर ऐसा उद्योगपति जो न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है बल्कि भारत की सामरिक शक्ति भी बढ़ा रहा है। फिर जैसे अडानी जो भारत के लिए कोल, पोर्ट, ग्रीन ऊर्जा पर काम कर रहा है, या अंबानी जो 5G आयल पर काम करता हो, या वेदांता जो सेमीकंडक्टर कॉपर में काम करता हो, या सीरम इंस्टीट्यूट भारत बायोटेक जो वैक्सीन में भारत के लिए काम कर रहे हों। इस सब पर इन गद्दारों ने हमला किया है हाल के समय में। पर बेचारा उद्योगपति खुलकर ये कह नहीं पाता क्योंकि उसे डर रहता है कि कल को सत्ता में ये आ गए तो उसे बर्बाद कर दिया जाएगा। इसी वजह से वो बैलेंसिंग करने को इनकी सरकारों में भी उद्योग लगाता है, इन्हें भी चंदा देता है। कुल मिलाकर यही सब अडानी के साथ हुआ क्योंकि उसकी गलती यही थी कि वो भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा था। इसे ही ये मोदनी के नाम से कहते हैं, लेकिन असलियत नहीं बताते कि खुद गैंडोज हैं जो इस बात से चिढ़े हैं कि इनके आकाओं को अडानी का ब्लू वाटर इकॉनमी में मोदी सरकार के लिए घुसना पसंद नहीं आ रहा था। चीन को भी अडानी का उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को तोड़ना पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए सबके कुत्तों ने पिछले कुछ साल से अडानी अडानी करना शुरू कर दिया था। सोरोस जैसों को भी ये भारत का बीएलएम लग रहा था कि अडानी को बर्बाद कर भारत में वैसा ही केओस करते हैं जैसा ट्रंप के खिलाफ हुआ था। पूरी कोशिश की गई कि अडानी ने देश के दो सबसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एलआईसी और आरबीआई बर्बाद कर दिए। उम्मीद थी कि स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएगा। एक बार मार्केट क्रैश हुआ तो नया एफडीआई, एफआईआई छोड़ो, पुराना जो भी है वो भी खुद को बाजार से खींच लेगा। कोई भी देश का फॉरेक्स का सोर्स क्या है? रेमिटेंस, एक्सपोर्ट, टूरिज्म, निवेश। निवेश चला गया तो आपके फॉरेक्स घटने शुरू हो जाएंगे। क्रूड, फर्टिलाइजर, नेचुरल गैस खरीदने का पैसा नहीं होगा। रॉ मटेरियल खरीदने को आपके पास पैसा नहीं होगा। प्रोडक्शन पर चोट लगने लगेगी। महंगाई इतनी तेजी से बढ़ेगी कि आपका सामान एक्सपोर्ट छोड़ो देश में खरीदने को पैसा नहीं रहेगा। धीरे धीरे प्रोडक्शन पर ताले लगेंगे और कंपनियां बंद होने लगेंगी। बेरोजगारी बढ़ते ही भूखमरी शुरू होगी और भूखमरी शुरू होते ही अराजकता देश में आने लगेगी और अराजकता दिखने से पहले ही वो टूरिस्ट भी कट लेंगे जो थोड़ा बहुत यहां आकर फॉरेक्स दे रहे थे। अंत में रेमिटेंस मिलना भी बंद हो जाएगा क्योंकि भेजने वाला इसी से डरा रहेगा कि मेरा पैसा सरकार न जब्त कर ले। किसी को उदाहरण से समझना हो तो बगल के अंदरूनी मुल्क के हाल देख लो। यही सब वहां हो रहा है। बस फर्क इतना है कि उसकी अर्थव्यवस्था डुबाने वाले हम हैं, क्योंकि वो जितना बर्बाद रहेगा उतना भारत शांत और आबाद रहेगा। खैर, बस यही अराजकता चाहिए होती है जो फिर तख्ता पलट के काम आती है। जनता इतना परेशान हो जाती है कि मरने मारने पर उतारू हो जाती है। और यही तो प्लान है इनका, क्योंकि पप्पू ने खुद कहा था कि मोदी की ताकत उसकी छवि है और मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। इसके दरबारी आर्टिकल लिख चुके हैं कि मुद्दों पर मोदी को नहीं हराया जा सकता। मोदी को हराना है तो जनता का उससे विश्वास हिलाना होगा। बस इसी का प्रयास चल रहा है। कोई अर्थव्यवस्था के नाम पर सोरोस के पैसे पर ये कर रहा है तो कोई हिंदुत्व के नाम पर। शुक्र इतना है कि इनको समय रहते बर्बाद कर दिया था, जिस वजह से ये अब तक सफल नहीं हो पाए हैं। वरना जिस हिसाब से इन्होंने अलग अलग आंदोलन के नाम पर केरोसिन छिड़क आग लगाने की कोशिश की है, ये कब का सफल हो जाते। इसीलिए मोदी कहते हैं कि ये संयोग नहीं प्रयोग है। ये वो प्रयोग है जिसमें ये लाशों पर राजनीति करना चाहते हैं। कोरोना में इन्होंने चिताएं बेचने की कोशिश की।
आड़तिया आंदोलन में इन्होंने फर्जी 750 शहीद बताने की कोशिश की। शाहीन बाग में इन्होंने दंगे तक करवाए। अग्निवीर में ये युवाओं को भड़का रहे थे। आजकल पहलवान के नाम पर ये महिलाओं को भड़काना चाह रहे थे। नोटबंदी के नाम पर तो अभी सुप्रीम कोर्ट से लात खाने तक ये गरीब को भड़काते रहे हैं। जीएसटी के नाम पर ये मिडिल क्लास को भड़काते रहे हैं। कुल मिलाकर गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग, अल्पसंख्यक, किसे छोड़ा है इन्होंने? सबको भड़काने की कोशिश कर चुके हैं ये मोदी के खिलाफ। यहाँ तक कि छर्रे भी पैदा कर दिए हैं जो मोदी को मौलाना बता बता हिंदुओं को उसी तरह बांट रहे हैं जैसा जातिवादी आज तक बांट रहे थे। कुल मिलाकर एंटी इंडिया, एंटी मोदी, एंटी हिंदू फोर्स हर तरह की तरकीब अपना चुकी है, लेकिन असफल ही हुई है अब तक। सोरोस से लेकर चीन अब तक फेल ही रहे हैं, लेकिन कोशिश ये करते रहेंगे। पता नहीं 2024 आते आते अभी क्या नया तिकड़म लाएंगे ये लोग। डीप स्टेट भारत में अमरीकी विदेश मंत्री के नाम पर अपना एजेंट भेज चुका है। विक्टोरिया नुलन से लेकर बिल गेट्स यहाँ घूमते ही रहते हैं। चीन की तो पूरी वामपंथी पार्टियां यहाँ सीपीआई, सीपीएम, स्कोडा लहसुन के नाम पर हैं ही। ऊपर से मोह वाले उसके एजेंट विपक्षी बनकर प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। साला वैसा ही हाल है जैसा इस्लाम, वाम और ईसाइयत का है। ये तीनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन कॉमन दुश्मन इनका हिंदू है तो सब मिलकर हिंदुओं पर हमला करते हैं। उसी तरह सोरोस का डीप स्टेट चीन को पसंद नहीं करता, लेकिन भारत के खिलाफ चीन और डीप स्टेट अमेरिका एक हो रखा है। पाकिस्तान तो खैर है ही, जो इस्लामिक उम्मा के नाम पर ओआईसी को भारत के खिलाफ करने की कोशिश में लगा रहता है। पीछे से यही डीप स्टेट और चीन उसकी भी मदद करते रहते हैं। भारत अब 3.5 फ्रंट पर लड़ रहा है। 3 फ्रंट, डीप स्टेट, चीन, पाकिस्तान और हाफ फ्रंट अंदरूनी गद्दार। ऊपर से प्रमुख विपक्ष के नेता के रूप में चंदा मामा बैठा हुआ है। ये चुनाव बहुत ही खून खराबे के खतरे से भरा होने वाला है। उम्मीद है कि जिस तरह इनके षड्यंत्र अभी तक फेल किए हैं, उसी तरह आगे भी फेल